हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। बात करते हैं हम इकोसिस्टम के ऊपर। देखो, अभी तक हम लोग इंडिविजुअल कम्युनिटी की बात कर रहे थे केवल कि ये देखो फिश की कम्युनिटी है, ये अलग स्पीसीज बनाती है, ये ग्रास की कम्युनिटी है, ये अलग स्पीसीज बनाती है। लेकिन इनका हम आपस के रिलेशन की बात नहीं कर रहे थे कि ये लोग अपने फूड सोर्सेस का आदान प्रदान कैसे करते होंगे या फिर इनका इन्वायरमेंट क्या होगा जिसके अंदर ये लोग रहते होंगे। तो जो भी इनका फिजिकल इन्वायरमेंट है और इनका खाने पीने के लिए आदान प्रदान या फिर इनके बीच का जो इंटरैक्शन है वो कैसे होता होगा, अगर हम इस चीज को भी शामिल कर लेते हैं तो वो बन जाता है इकोसिस्टम। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये कम्युनिटी रह रही थी, तो कम्युनिटी बहुत सारी चीजों से बन सकती है। क्रैब की कम्युनिटी है, फिश की कम्युनिटी है, बड़े बड़े ग्रासेस की कम्युनिटी है। लेकिन अब इनके इन्वायरमेंट को साथ में काउंटर कर मतलब इंक्लूड कर लिया गया। मतलब कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं, सबके सब पानी के अंदर रह रहे हैं। तो ये जो पानी है इनके लिए, मान लो ये ओशन है, तो ये ओशन इनका इन्वायरमेंट है और इस इन्वायरमेंट के अंदर में ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कैसे खाना खाना है, खाना बनाना है, ग्रास के ऊपर फीड कर रहे हैं या फिर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। तो इसके चलते क्या बनता है, ये पूरा एक जब होल कंप्लीट सिस्टम हम देखते हैं ना, जिसमें हम लोग प्रॉपर फंक्शनिंग डिफाइन कर पाए, कौन कैसे किसके साथ इंटरेक्ट करता है, इनका फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, लिविंग कंडीशंस जो भी हैं वो सब सिग्निफाई करने लगते हैं, तो हम उसको क्या बुलाते हैं, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब ही यही होता है। इकोसिस्टम का बेसिक मतलब, जैसे इकोलॉजी के अंदर हम लोग एक रिलेशनशिप की बात करते थे ना, कि इकोलॉजी में मतलब यही था कि टू स्टडी एन ऑर्गेनिजम्स इट्स रिलेशन, द रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ इट्स इन्वायरमेंट, विथ हिज और हर इन्वायरमेंट। तो इसके बेसिस पर जो उसका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन था वो कौन बताता था, इकोलॉजी। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि जो भी लिविंग रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसमें मान लो पेड़ पौधे आते हैं, जानवर आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एबायोटिक फैक्टर में वाटर, सॉइल, पीपल, ये सब है। तो इन सब के साथ इंटरेक्शन होता क्या है, या फिर इस हिसाब से आप देखोगे तो आपको इकोसिस्टम क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर एक बात आती है बायोम की। बायोम की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या समझेंगे कि अगर हमारा इकोसिस्टम अच्छा खासा सस्टेनेबल हो गया, ठीक, हम इसको हेल्दी कंडीशंस प्रोवाइड करते जा रहे हैं, हमेशा इसके लिए वर्क करते जा रहे हैं, तो आप देखोगे कि इसके अंदर जितनी भी कम्युनिटी हैं, इन सब कम्युनिटीज के अंदर बढ़िया बैलेंस बनेगा। ठीक। और इसी बैलेंस को हम चाहते भी हैं, क्योंकि अगर इस इकोसिस्टम के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो ये इकोसिस्टम बच नहीं पाएगा, ये खत्म हो जाएगा ऐसा इकोसिस्टम। ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे कि इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात हम हमेशा करते रहेंगे। इकोसिस्टम के कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स इसमें भी आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो हमने सिंपल से समझा था कि ये कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इस दुनिया के, जिनको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं, जैसे कि सॉइल है, वाटर, एयर, लाइट, एनर्जी, ये सारी चीजें। जितने भी दूसरे चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर एयर की बात करते थे, तो एयर में अलग अलग इंपॉर्टेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन है। तो इन सब गैसेस का होना काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाता है। ठीक है। अब इसके चलते क्या होता है कि जो भी हमारा दूसरा फिजिकल प्रोसेस आता है वो भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, लाइक जो भी नेचुरल डिजास्टर्स लाइक वोल्केनो, अर्थक्वेक्स हैं। तो इन सबसे होता क्या है कि इन्वायरमेंट अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट करता है। वो तो अभी एक्चुअल में हुआ क्या है कि ह्यूमन बींग्स का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा हो गया कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है आने की वो काफी बढ़ गई है और बिल्कुल रैंडमली कभी भी वॉल्केनोस, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, ये सब हमेशा आते रहते हैं। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी इसके पहले भी क्या होता था कि अबायोटिक कंपोनेंट्स में ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती थी पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो अबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो एनर्जी है। तो एनर्जी में हमें पता है सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर रेनफॉल के पैटर्न, कहीं पर काफी बारिश होती है तो वहां का इकोसिस्टम उसके हिसाब से होगा, कहीं पर नहीं होती है तो वो डिजर्ट एरिया जैसा कुछ वहां पर सिस्टम बनेगा। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी सेम कंडीशन है कि इन्वायरमेंट के बेसिस पर टेम्परेचर क्या है ये भी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के ऊपर बहुत ही बढ़िया प्रभाव डालता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख सकते हो कि ये जो जितने भी आप ठंडी जगहों पर चले जाओ, मान लो आर्कटिक रीजन की बात कर लो, तो आर्कटिक रीजन में जितने भी लोग रहते हैं या जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका हमेशा आपको दिखेगा कि वो फर वाले हैं। तो फर उनका क्या होता है, वो उनको इस एकदम ठंडे टेम्परेचर से बचा के रखता है, उनको गर्म रखता है। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से अडाप्ट कर रखा है। वहां के जो भी जानवर या फिर जो पक्षियां होते हैं ना, जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ के जो भी पक्षी होते हैं
उनके, अब जैसे मान लो कोई भी ले लो, कोई भी बर्ड ले लो, तो उसके पैरों पे देखना आप, पैर बिल्कुल ऐसे हड्डी नुमा होते हैं। लेकिन जब भी आप यहाँ के आर्कटिक ओशियंस के जब भी आप एनिमल्स देखोगे तो इनके पैरों में भी प्रॉपर फर होते हैं। तो ये जो एडाप्टेशन है ना, वो एडाप्टेशन जिससे कि इनका बिल्कुल पैर जो है एकदम से ठंडा ना हो जाए। बहुत बार जब भी ऐसा होता है, मान लो कभी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज की बर्ड्स वगैरह अगर यहाँ पहुंच भी जाती हैं, तो आप बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग बर्फ में, आपने देखा है कि कुछ चीजें चिपक जाती हैं बिल्कुल से, होता है। आपने कभी देखा होगा फ्रिज का, आप जो भी रेफ्रिजरेटर के अंदर में जो भी आप आइस वाला सेक्शन है, उसको जब भी आप खोलते हो उसमें उंगली आपकी कभी कभी चिपक जाती है और बहुत मुश्किल से निकलती है। तो ये जो चिपकने वाली बात है ना, ये नॉर्मली अगर ट्रॉपिकल बर्ड्स जाती हैं वहां पर तो वो चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि एडाप्टेशन उस क्लाइमेटिक कंडीशन का उनके पास है ही नहीं। अगर उनके पैरों में फर वगैरह लगा होता तो ये ऐसा चिपकना नहीं हो पाता। तो इस तरीके से क्या होता है कि एडाप्टेशन होता है उस हिसाब से, उस ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी टेम्परेचर कंडीशंस हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर का जो भी सूटेबल कंडीशन होता है, जो कि उसके एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा करेगा, वो भी अबायोटिक फैक्टर के अंदर काउंट होता है। जैसे कि मान लो उसका एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर में आप देखते हैं हम कि 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, इसके बाद 9.93% आर्गन है और 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये 3-4 टॉप के हैं, उसके बाद सारे मिला जुला के सारे परसेंटेज में आ जाते हैं। इसके बाद कुछ होते हैं सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब कि जो भी लैंड सरफेस है वो आप देखोगे कि कोई ना कोई सॉइल से कवर्ड है, ठीक। और इस सॉइल के अंदर आप देखोगे छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रोब्स आपको दिखेंगे, कुछ फंजाई दिखेंगे, कुछ स्मॉल एनिमल्स दिखते हैं जो कि मिट्टी के अंदर ही बने रहते हैं। तो जैसे अर्थवॉर्म्स होते हैं या फिर जो भी सेंट्रीपिड, मिलीपिड होते हैं, इन सब चीजों को आप लोग देख सकते हो कि ये लोग सॉइल के अंदर ही रहते हैं, सबस्ट्रेटम। तो वहां पर भी ये लोग अपने हिसाब से अपना इन्वायरमेंट बनाते हैं। प्लांट के रूट्स में कुछ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को कैप्चर करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि प्लांट के लिए फिर यूजफुल हो जाता है। तो इस तरीके से देखोगे ना कि बहुत सारे अबायोटिक फैक्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा कुछ मटेरियल्स भी आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स में, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक में वही प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी। इनऑर्गेनिक में वही कार्बन, सल्फर, वाटर, नाइट्रेट, ये सारी चीजें आती हैं। तो इन सब का भी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं सभी को। फिर लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड भी अपने हिसाब से आप देखोगे कि नॉन लिविंग फैक्टर है जो कि इनके इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था कि हम इक्वेटर से पोल की तरफ चले जाएं या फिर हम एल्टीट्यूड को इंक्रीज कर दें, दोनों ही केसेस में हम क्या देखते हैं, चेंजेस आते हैं। जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है वहां पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगता है। सिमिलर तरीके से एल्टीट्यूड के साथ भी है कि जितना जितना हम ऊपर चलते जाएंगे उतना टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है। तो ये भी देखो कि उस टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने के साथ साथ वहां के लोगों पर भी तो फर्क पड़ेगा ना। तो इसलिए लैटिट्यूड और हमारा जो एल्टीट्यूड है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद देखो हम लोग बात कर सकते हैं कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स की। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है कि प्लांट है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी चीजें हैं। तो इन सब के आधार पर जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग ना 3 पार्ट्स में अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो सबसे बेसिक वाले होंगे। सबसे बेसिक मतलब जो कि खाना वाना अपने खुद से बनाते हैं। डेफिनेटली ये लोग, जैसे भी हम लोग मेजर और माइनर कम्युनिटीज की बात कर रहे थे ना, तो ये लोग मेजर कम्युनिटी वाले हैं। मतलब कि ये लोग अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो ये लोग सेल्फ नॉरिशिंग होते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम देते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉफ्स का नाम भी देते हैं, ठीक। ये होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ये खाना प्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले। और इसमें सबसे ज्यादा कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से सब कुछ ले दे के अपने लिए खाना बनाते हैं। और इसी के चलते जो इनके यहाँ फ्रूट्स आते हैं, या फिर हम देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ यहाँ पर जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, तो ये सब कुछ ऐसी चीजें आउटपुट में देते हैं जिससे लोग इनके ऊपर फीड करते हैं। जो भी फ्लावर्स निकलते हैं आप देखे होंगे, तो फ्लावर्स में यहाँ पर हनी भी होती है जो कि अपना हनी बनाती हैं। फिर अगले नंबर पर हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। वो तो प्रोड्यूसर थे, अपना खाना खुद ही बना लेते थे। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी खाना प्रोड्यूस किया गया होगा उस प्रोड्यूस पर ये लोग टिके हुए हैं। ये इसी प्रोड्यूस को हेल्प करके अपना खाना खाते हैं। तो जैसे इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है? वो एक कंज्यूमर है। आप बोलोगे कि ये तो अपना खाना तो मैं खुद ही बनाता हूँ, किचन में जाता हूँ और रोटी सब्जी दाल चावल सब बनाता हूँ, वो वाला खाना बनाने की बात नहीं हो रही है। वो तो आप खाना पकाते हैं
और वो खाना मिलता कहाँ से? मान लो आप रोटी बनाते हो तो गेहूं के पेड़ से मिलता होगा, तो गेहूं आपने थोड़ी ना बनाया है, तो इसके वजह से गेहूं जो है, आप गेहूं के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप वहां से गेहूं के पेड़ ने गेहूं बनाया और वहां से आपने गेहूं निकाल के उसका आटा बना के फिर रोटी खाई। फिर क्या हुआ यहां पर, मतलब कंज्यूमर्स कौन होंगे? जो कि दूसरे मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जो भी प्लांट, एनिमल्स, इन सब के प्रोड्यूसर्स पर ये प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं या फिर जो भी कंज्यूमर्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। अब आप बोलोगे कि एनिमल्स जो होते हैं उनके में तो केवल वेजिटेरियन लोग ही होंगे, सॉरी नॉन वेजिटेरियन ही होंगे, वेजिटेरियन भी होते हैं। एनिमल्स के और भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, लाइक मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट्स, बटर, कर्ड, ये सारी चीजें। तो ये सब जो भी है ना, बटर नहीं, घी बोल सकते हो आप ना, घी निकलता है एनिमल से। तो घी या फिर कर्ड, ये सारी चीजें जो हैं वो कहाँ से आते हैं? एनिमल प्रोडक्ट से आते हैं। तो इसके चलते भी एनिमल्स इन टर्न दे आर कंज्यूमर्स, क्योंकि ये एनिमल्स भी किसी न किसी चीज पे फीड करते हैं, ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो मैक्रो कंज्यूमर के अंदर बहुत सारे टाइप्स होंगे। ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि सीधे प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी चीजें बनाई गई होंगी उसको खा लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा बनाई गई चीजों को इन्होंने खाया, अब ये एक नए ऑर्गेनिज्म बन गए। जो इनके ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म होंगे ना वो इसको खाएंगे, ठीक, तो वो हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर एक आता है जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा जाए, वो होता है टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस हिसाब से एक पूरा चेन चलता है यहाँ पर। तो जो भी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो बेसिकली हर्बीवोर्स ही होते हैं, या फिर हम यूं बोल दें कि सभी हर्बीवोर्स जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स ही होते हैं। इसके बेसिस पर सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे? जो कि प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि आप मान लो वुल्व्स। तो वुल्व्स जो है ना वो छोटे जानवर खा जाती है। इसके अलावा आता है टर्शियरी जो होते हैं वो सेकेंडरी जानवरों को भी खा सकते हैं, जैसे कि मान लो शेर वगैरह हो गया तो ये वुल्फ को भी खा सकते हैं। फिर देखो कुछ एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली प्लांट के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर, दोनों ही जगहों पर ये फीड कर सकता है। तो जैसे एक इंसान है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होता है, तो वो क्या है? ओमनीवोरस है। फिर हमारे पास माइक्रो कंज्यूमर्स आते हैं दूसरे नंबर पर। माइक्रो कंज्यूमर को हम लोग सैप्रोट्रोफ्स, डिकम्पोजर्स या ऑस्मोट्रोफ्स का नाम भी देते हैं। अब देखो माइक्रो कंज्यूमर्स में बहुत ही छोटे, बिल्कुल सूक्ष्म माइक्रो लेवल पर दिखने वाले, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी चीजें हैं जो कि बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ना उनको ये लोग डिग्रेड करने का काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी प्लांट जो है उसकी डेथ होती है, तो उसका जो भी बचा हुआ पार्ट है आपने उसको कहीं पर डंप कर दिया है। अब इस डंप करने के साथ साथ अगर आप लोग माइक्रो कंज्यूमर को वहां पर लगा दोगे तो वो लोग एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकते हैं, और जो भी डिकम्पोजिशन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें और बढ़िया न्यूट्रिएंट लेके आ सकते हैं, एनर्जी और न्यूट्रिएंट ये बढ़ा देते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का आप बोल सकते हो कि अच्छा रिलेशन है, कुछ लेते हैं और कुछ देते भी हैं। क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि इन्वायरमेंट के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट फूड, फ्यूल, फायर तो है ही, फाइबर। इसके अलावा शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक वुड, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। फिर एयर को प्यूरिफाई करने का काम, जैसे कि आप देखो कि पेड़ लगाने से ऐसा हुआ है कि हमारे कार्बन एमिशन में कमी देखने को मिली है। बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है लेकिन फिर भी ये डिफरेंस देखने को मिला है। तो यहाँ पर वाटर और एयर के प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है, ये भी कहाँ से मिलता है? हमारे इकोसिस्टम से ही मिलता है। इसके अलावा जो भी डिटॉक्सिफिकेशन और डिकम्पोजिशन है वो वेस्ट का होता है, तो वो भी हमारे ही इकोसिस्टम से ही बनता है और वहीं पर हम उसको वापस से डिकम्पोज कर देते हैं। वो आप डिकम्पोज के लिए हमें क्या चाहिए होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इकोसिस्टम देखो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी मेंटेन करने का काम करता है, स्टेबलाइज करता है उसको। साथ ही साथ जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, हमारे फ्लड के कंडीशंस हैं, ड्रॉट के कंडीशन है, वो तो आप ये समझो कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस रहता है ना इन सब चीजों में, इसीलिए ये सब इतने फ्रीक्वेंट हो चुके हैं, वरना आराम से आते हैं। और इसका खुद में कंट्रोल जो है वो इकोसिस्टम के अंदर में होता है। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना, अब तो इतना केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल दिया गया है कि उनकी फर्टिलिटी खुद से मेंटेन नहीं हो सकती, तो हमें अब कुछ अपने से करना पड़ता है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को कैसे रोटेट करना है, क्या करना है, वो सब इकोसिस्टम अपने आप में जानता है और वो कर भी लेता है। आप देखोगे कि प्लांट के पॉलिनेशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, इन सब जगह पर इकोसिस्टम बढ़िया काम करता है। फिर बात आती है, देखो एक टर्म आता है ना इकोटोन करके। तो इकोटोन क्या है?
देखो ये जो इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे ना, जहाँ पर बहुत अलग अलग डाइवर्स कम्युनिटीज हमको देखने को मिलती हैं, अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती हैं, तो इन सब जगहों पर क्या होता है कि दो इकोसिस्टम का एक कंबाइनिंग जंक्शन होता है। मतलब दो इकोसिस्टम जहां पर मिलते हैं, उस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन। जैसे मान लो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, और इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बाद ग्रासलैंड इकोसिस्टम में घासें होती हैं और कहीं कहीं रेयर पेड़ होते हैं, ठीक। और फिर दूसरी तरफ मान लो ये फॉरेस्ट है, जहां पर केवल और केवल पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होगा, जहां पर ये ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम में चेंज हो जाएगा। तो ये जो ज्वाइनिंग एरिया है, कुछ दूर तक जब तक ये कॉमनली चल रहे हैं आगे तक, तो इस केस में हम लोग इनको क्या नाम देते हैं, इकोटोन। अब इकोटोन जो है वो कुछ खराब बात नहीं है, इकोटोन का होना बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन को दर्शाता है। ये दिखाता है कि यहाँ पर सोचो कंबाइंड स्पीशीज रहती है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की भी होगी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की भी होगी, और इवन कभी कभी थर्ड इकोसिस्टम की जो भी यहाँ पर प्रेजेंस है वो मेंटेन रहती है। तो इन सब के चलते इकोटोन जो है ना, वो एक प्रकार का आप बोल सकते हो कि जंक्शन है दो इकोसिस्टम के बीच में। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि देखो मान लो हमारा ये सुंदरबन वाला एरिया है, ठीक। सुंदरबन क्या था, बेसिकली एक मैंग्रोव था, ठीक। तो यहां पर क्या होता है कि जो भी रिवर सिस्टम, मान लो गंगा ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम प्लस लैंड सरफेस, ये सारी चीजें हैं, और इसके दूसरे एंड पर क्या है, ओशन है। इन दोनों को मिलाने के लिए मैंग्रोव्स आता है, स्वैम्पी एरिया जहां पर पानी इकट्ठा हुए रहती हैं। तो मैंग्रोव एरियाज आते हैं, सुंदरी ट्रीज यहाँ पर जो होते हैं, सुंदरबन जो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सुंदरबन अपने हिसाब से आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी ऐसी स्पीसीज भी मिलती होंगी जो कि ना ही ओशन में मिलती होंगी, ना ही इधर के लैंड सरफेस पे मिलती होंगी। इसीलिए जो भी इनकी स्पीसीज कॉम्पोजिशन है वो काफी प्रोग्रेसिव रहती है, काफी अच्छी रहती है। और इसके हिसाब से क्या है कि जो भी इनकी आसपास की कम्युनिटी होती है वो भी अच्छे तरीके से प्रभावित रहती है उससे। और आप ये बोल सकते हो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव इफेक्ट ही रहता है। तो अगर इकोटोन अच्छा खासा डेवलप हो गया तो आप देखोगे कि उसका एडजॉइनिंग कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से मिलके वो इकोटोन बना है, उस कम्युनिटी से भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और साथ ही साथ आप देखो कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी उन दोनों कम्युनिटी से काफी ज्यादा रहती है। इकोटोन से ही रिलेटेड है एक और टॉपिक आता है यहाँ पर, एज इफेक्ट। ये एज इफेक्ट क्या होता है, जैसा कि मैं कंडीशन बता नहीं रहा हूं कि इकोटोन में क्या होता है, कभी कभी स्पीसीज की संख्या जो है ना वो उसके एडजॉइनिंग इकोसिस्टम से भी ज्यादा हो जाती है। जैसे कि मानो ये इकोटोन का एरिया है, ठीक। इस इकोटोन के एरिया में यहां पर लैंड इकोसिस्टम है इधर साइड में, और इधर साइड में अपना इक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो इक्वेटिक इकोसिस्टम और लैंड इकोसिस्टम के बीच वाला जो ज्वाइनिंग एरिया होगा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इकोटोन। यहां पर ये इकोटोन क्या है, मार्शलैंड है, ठीक। अब इस मार्शलैंड में अगर हम लोग ये देखें कि यहां पर स्पीसीज की संख्या यहां रह रहे स्पीसीज और यहां रह रहे स्पीसीज से कहीं ज्यादा है, तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। यहां पर चूंकि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी देख लें, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी देख लें, नंबर ऑफ स्पीसीज देख लें, काइंड्स ऑफ स्पीसीज देख लें, सब चीज को टैली करते हुए, सब चीज को मिलाते हुए हम देखेंगे कि इकोटोन में अगर स्पीसीज की संख्या बढ़ गई है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल यहाँ पर स्पीसीज की संख्या थी और ये यहाँ पर स्पीसीज की संख्या, लेकिन यहाँ पर स्पीसीज की संख्या बढ़ गई है, तो इसके वजह से यहाँ लेवल पर पहुंच गई है। इसको इफेक्ट को या फिर इस पूरे इफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, एज इफेक्ट, ठीक। इसीलिए इस एज इफेक्ट के अंदर में जो भी स्पीसीज देखने को मिलती है, हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, हम लोग इसको नाम देंगे एज स्पीसीज, ठीक। सिंपल सा है। साथ ही साथ जो भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है वहां पर हम लोग देखने को मिलता है कि मतलब लैंड सरफेस पर जो बर्ड्स होते हैं ना, उनमें स्पेसिफिकली एज इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि बर्ड्स की डेंसिटी मिक्स हैबिटेट में ज्यादा होती है, इकोटोन वाले एरिया में ना हमेशा ज्यादा मिलती है। जैसे मान लो एक फॉरेस्ट है और एक डिजर्ट है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में इस टेरेस्ट्रियल लैंड पर कहीं पर भी इकोटोन अगर बनता होगा तो यहां पर बर्ड की संख्या हमेशा ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसीलिए एज इफेक्ट बर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा लागू होता है, ठीक है। ये सारे टर्म्स याद होंगे ना, क्योंकि स्पेसिफिक यूपीएससी इन सब टॉपिक्स पर भी क्वेश्चन पूछती है। इकोटोन क्या है, एज इफेक्ट क्या है, इन सब पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इनफैक्ट नीश, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि यूपीएससी बहुत फोकस करती है और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लोगों को इसका मतलब नहीं समझ में आता है। तो जिस हिसाब से हमने देखा कि इकोटोन क्या है, मान लो कि इकोटोन और भी चीजों में कैसे यूज हो सकता है, अच्छा एक बार ये भी देख लेते हैं
इकोटोन देखो और भी चीजों में आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मान लो कोई भी एक बर्ड है, अगर उसको अपना नेस्ट बनाना है तो वो नेस्टिंग जोन हमेशा इकोटोन में खोजती है, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, तो इन सब हिसाब से आप एज इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस भी बता सकते हो। नीश की बात करते हैं। देखो नीश क्या होता है, मान लो एग्जाम्पल समझते हैं पहले, उसके बाद कॉन्सेप्ट पर आएंगे। मान लो एक शेर है, ठीक, और एक डियर है। लायन और डियर, इन दोनों के अपने अपने एक ऐसे एरिया होंगे जहां पर ये बोलते हैं कि इनके रहने के सभी साधन मिल जाते हैं, इनको अपना खाना भी मिल जाएगा, ठीक, इनको अपने रहने की जगह मतलब हैबिटेट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि इनको जिस हिसाब से अपनी पूरे लाइफ टाइम पर अगर हेल्दी रहना है, उनको वापस से मान लो रिप्रोड्यूस करना है, उन सब के लिए ये जो इनका एक एरिया है, ये सब कुछ इनको प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ इस तरीके से डियर के साथ भी ऐसे कुछ होगा, इसका भी अपना एक एरिया होगा। उस एरिया में क्या होता है कि जितने भी खाने पीने के सोर्सेज हैं वो डियर के ही होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इनके रिप्रोडक्शन के लिए और इनके लिए एक प्रॉपर हैबिटेट बनाना, ये सब डियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एरिया ऐसा होगा। तो ये जो किसी भी इकोसिस्टम का, या फिर आप बोलो कि ये एक प्रकार का इकोसिस्टम हम बोल सकते हैं यहाँ पे, कि इकोसिस्टम में तो सब कुछ आता है, पेड़ पौधे जानवर रहने वाले सब आएंगे। तो लायन जानवरों को भी खाता है, इसके अलावा इसी इन्वायरमेंट में रहता है, रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। तो आप समझो कि इस इकोसिस्टम में जो भी फंक्शनल रोल है इस पूरे इकोसिस्टम का लायन के लिए, जो कि इस लायन को जीवन जीने का पूरा साधन प्रोवाइड करता है, आप समझोगे कि ये इकोसिस्टम लायन के लिए नीश कहलाएगा। ठीक है, नीश क्या होता है? नीश आप समझो कि एक किसी भी इकोसिस्टम का उसके स्पीसीज के तरफ से एक आप बोल सकते हो फंक्शनल रोल है। अब इसके अंदर ना सब कुछ आता है, आपका बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, केमिकल फैक्टर क्या है, फिजिकल फैक्टर जो भी रिस्पॉन्सिबल है आपके सर्वाइवल के लिए, जिससे कि आपको हेल्दी रहना है, आपको रिप्रोड्यूस करना है, आपके खाने पीने का ध्यान रखना है, वो सब कुछ आपको इस नीश में मिल जाएगा। इसीलिए ये बोलते हैं ना कि किसी भी अगर ये लायन का नीश है तो आप ये कभी भी डियर का नीश ये नहीं बता सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर डियर का नीश भी सेम रहा तो इन दोनों के बीच में होगी फाइट, और फाइट होने के साथ साथ एक टाइम ऐसा आएगा इन दोनों में से जो भी ताकतवर होगा वो इस नीश पर कब्जा कर लेगा, और फाइनली ये नीश जो है वो उस सिंगल स्पीसीज का कहलाएगा। तो नीश जो है वो हर बार अलग अलग स्पीसीज के लिए डिफाइन किया जाता है। किसी भी दो स्पीसीज का एक कॉमन नीश नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे नीश का क्या मतलब है? सिंपली समझो कि नीश का मतलब ये है कि कोई भी अगर एक स्पीसीज है, उस स्पीसीज के रहने की, जिंदा रहने की जितनी भी कंडीशन है वो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर में तय की जाती होगी, उस पर डिपेंडेंसी दिखाई जाती होगी। तो वो जो पूरा इकोसिस्टम है वो उसका नीश कहलाता है। जैसे कि मान लो अगर उसके नीश में कोई भी छोटा जानवर आएगा तो डेफिनेटली वो उसका खाना बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने अपने हिसाब से देखते हैं। तो इसीलिए नीश जो है वो कॉमन नहीं हो सकता है, कभी भी कॉमन नहीं हो सकता है। और इसीलिए अगर हमको यहाँ नीश से अब हम समझ क्या सकते हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं नीश को? अब हम समझो कि मान लो हमें टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चलाने हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स भी हैं हमारे यहाँ। तो हमें पता है कि टाइगर के लिए नीश इकोसिस्टम क्या है इसका। तो हम कहीं पर भी अगर इसको प्रिजर्व करने की बात करेंगे तो हम टाइगर के प्रिजर्वेंस के लिए उसके नीश को जितना ज्यादा से ज्यादा कैपेबल बना सकते होंगे उसके उस कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट नीश के लिए होती है, एटलीस्ट उतनी रिक्वायरमेंट हमें टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए बनानी ही पड़ेगी, और सभी टाइगर रिजर्व में एटलीस्ट उतनी बातें होनी चाहिए। तो नीश कंडीशन से हम लोग ये चीज अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखो क्या है कि बहुत टाइप्स के नीश होते हैं। एक होता है हैबिटेबल या फिर हैबिटेट नीश, वो नीश जहां पर ये रह सकता है। तो इसका हैबिटेबल मतलब कि हर शेर का आपको पता होगा ना, शेर के रेस्पेक्ट में एक, जैसे हम डॉग्स की बात करते हैं तो डॉग्स के लिए जो आपका मोहल्ला है वो उसका हैबिटेबल नीश है, क्योंकि उस मोहल्ले के बाहर वो नहीं जा सकता। वो दूसरे मोहल्ले के लोग जो होंगे ना, कुत्ते होंगे, वो उसको खदेड़ देंगे। तो यहाँ पर हैबिटेट नीश क्या होगा, ये उस मोहल्ले की बात कर रहे हैं, शेर के उस जंगल वाले एरिया की बात कर रहे हैं जहां पर वो शेर रहता है। फूड नीश, फूड नीश का मतलब है कितने दूर के एरियाज में जहां पर वो खाना खाता होगा। ठीक है, तो वो क्या खाता है, किस पे टिका हुआ है, कौन कौन से स्पीसीज उसका खाना बन सकती हैं, कौन उसको कंपटीशन दे रहा है, अगर वो एक पर्टिकुलर एरिया में हम देखते हैं तो वो उसका फूड नीश बन जाएगा। एक होता है रिप्रोडक्टिव नीश, जहां पर ये लोग रिप्रोड्यूस करते होंगे,
और एक होता है फिजिकल और केमिकल नीश के अंदर में, यहाँ पर क्या भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन चाहिए, क्या लैंड का आकार होना चाहिए, टोपोग्राफी कैसी होनी चाहिए, या फिर दूसरे जो भी और रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब की बात होगी इस नीश में, और हम इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल और केमिकल नीश। तो इस तरीके से अलग अलग नीश होते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर आप सब चीज को डिफाइन कर सकते हो। तो बस इतनी ही बातें थी आज के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।